हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं, और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको दबाना है। इस बटन पर जब आप दबाएंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी, और इस घंटी पर आपको दबाना है। जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है, और ये भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 9 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ये पेपर नंबर 3 है। इससे पहले 2 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में और अच्छे से डिस्कस किया गया है। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिसे पढ़कर आप भी आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, उसके ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहे हो, तो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सीटेट का पेपर 1 है, और ये पेपर 9 जनवरी 2023 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिकता से, तो ये वाक्य सही है। विकास आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। शिक्षा से, तो ये भी सही है। शिक्षा से भी विकास प्रभावित होता है। संस्कृति से भी विकास प्रभावित होता है, और सामाजिक नीतियों से भी विकास प्रभावित होता है। तो ये चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। तो ये वाला वाक्य सही है, ठीक है। बालक का जो विकास होता है वह व्यवस्थित रूप से होता है, और स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ऑप्शन नंबर 2, अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। तो ये वाला वाक्य गलत है, अचानक नहीं होता है और अव्यवस्थित भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। तो ये वाला वाक्य गलत है। पूरे विश्व भर के जो बच्चे होते हैं उनमें विकास एक समान दर से नहीं होता है, बल्कि कुछ बच्चों का विकास धीरे होता है, कुछ बच्चों का विकास तेज गति से होता है। कुछ बच्चे चीज़ों को धीरे सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से बालक का जो विकास होता है, बालक बालिकाओं का जो विकास होता है, वह अलग अलग दर से होता है, ना कि एक समान दर से। ऑप्शन नंबर 4, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो यहाँ दे रखा है केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो जो ऑप्शन सभी बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। पहला वाक्य गलत है, पहला वाक्य सही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है और विकास वैयक्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक या संस्था डैश है, और द्वितीय कारक या संस्था डैश है। तो देखिए परिवार और पुस्तकालय, तो यही सही हो जाएगा। जो परिवार होता है वह समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है या फिर प्राथमिक संस्था होती है, और पुस्तकालय समाजीकरण का या समाजीकरण की द्वितीयक संस्था होती है। तो देखिए दोस्तों, परिवार और पास पड़ोस या फिर कह लीजिए कि आस पड़ोस,
तो यही 3 चीज़ें होती हैं जो कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं या फिर प्राथमिक कारक होती हैं। इन तीनों के अलावा जितने भी कारक होते हैं जैसे कि मीडिया, धर्म, धार्मिक संस्था, विद्यालय, शिक्षक, संचार के माध्यम, ठीक है, अखबार, किताबें, मैगजीन, ये सभी समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि परिवार और पास पड़ोस प्राथमिक कारक होते हैं और इसके अलावा सभी द्वितीय कारक होते हैं। तो परिवार प्राथमिक हो गया और पुस्तकालय द्वितीय हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो बच्चे होते हैं वे अपने वर्तमान भविष्य वे अपने बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, जिसकी समय अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी समय अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी समय अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, इसकी जो समय अवधि होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष। तो इन सभी को ऑप्शन, जो सभी पॉइंट हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या होती है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या होती है। तो ये सारे पॉइंट भी हमें याद रखने होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्कीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में चिंतन की जो बुनियादी निमित्तियाँ होती हैं उसके रूप में स्कीमा को परिभाषित किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है। तो लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास को आनुवांशिक कारक आकार देते हैं, तो गलत है। संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर क्यों, देखिए यहाँ दे रखा है संस्कृति, क्या दे रखा है, संस्कृति। तो लेव वायगोस्की ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने संस्कृति के बारे में बात की है। ठीक है, लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति, सहयोग, सहायता प्रदान करना बच्चे को, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वायगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1, भाषा। तो ये वाला वाक्य हमारा सही है। संज्ञानात्मक द्वंद्व, ये गलत है। सहज क्रियाएं, गलत है। स्कीमा, गलत है। स्कीमा के बाद में जीन पियाजे ने बताया, न कि लेव वायगोस्की ने। तो लेव वायगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, भाषा पर महत्वपूर्ण बल दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलर के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलर ने दिया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलर के साथ साथ और किसने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलर के साथ साथ जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। लेव वायगोस्की, तो लेव वायगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, स्किनर, BF स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? तो दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है कठोर, तो बिल्कुल गलत है। दृढ़ एक नेगेटिव वर्ड है, गलत शब्द है, तो ये हो गया हमारा गलत ऑप्शन। गैर लचीला, तो गैर भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 3 लचीला, सुनम्य, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 अनजान, तो अनजान एक नेगेटिव वर्ड है, गलत है। ठीक है, तो देखिए, एक अध्यापक को अपनी पढ़ाने की जो विधियाँ होती हैं, शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ होती हैं, उनमें लचीला होना चाहिए। ठीक है, लचीला होना चाहिए, ना कि कठोर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? तो देखिए, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने को उनकी क्षमता, तो ये वाला वाक्य सही है। प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो पश्चात लिखा गया है, इस पश्चात के स्थान पर पश्चिमी आएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, तो ये वाला वाक्य क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल सही वाक्य बोला गया है। जो बुद्धि लब्धि से संबंधित परीक्षण है वे पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित होते हैं। ठीक है, इसलिए बुद्धि परीक्षणों की आलोचना की जाती है। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आ जाएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगर बच्चे को किसी भी समस्या का हल ढूंढने में परेशानी आ रही है, उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, तो शिक्षक को बालक को मौखिक तौर पर अपने विचारों को व्यक्त करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कथन जो अभिकथन ये है वो पूरी तरह से सही है। तर्क आर, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। एक अध्यापक को विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा नहीं रखनी, बल्कि सभी बच्चों से सफल होने की अपेक्षा रखनी है। तो ए गलत है लेकिन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग, दोस्तों ये पूरा आ नहीं पाया है। ठीक है, यहाँ पर लिंग लिखा हुआ आएगा, डैश निर्मित है। तो देखिए दोस्तों, जो जेंडर होता है वो एक समाज के द्वारा निर्मित होता है, और जो लिंग होता है वह क्या होता है? जैविक होता है। तो देखिए, सामाजिक और जैविक, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जेंडर सामाजिक निर्मित है, समाज के द्वारा निर्मित है, जबकि लिंग जैविक निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हमें उनको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 उनको अनदेखा करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को हमें अनदेखा नहीं करना है। अनदेखा करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य हो गया गलत। उनको मिटा देना चाहिए, तो मिटा देना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 4 दमन करना चाहिए, दमन करने का अर्थ है खत्म करना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। तो यहाँ दे रखा है अंक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। समझ बनाना एक पॉजिटिव वर्ड है,
तो ये वाक्य हो गया सही। विद्यार्थियों के सीखने की जो गति है उसके प्रति हमें एक समझ बनानी है। ऑप्शन नंबर 3, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को असफल और सफल श्रेणियों में बांटा जा रहा है, तो बच्चे को श्रेणियों में बांटना गलत बात होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। हमें विद्यार्थियों को ग्रेड दे करके उन्हें बांटना नहीं है, ठीक है। तो ग्रेड देना, अंक देना, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है। तो देखिए डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। तो कौन सी विधि है जो बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन नंबर 1, प्रश्न को तुरंत उत्तर देने के लिए कहना। तो तुरंत उत्तर देने के लिए कहना एक गलत बात है, ये वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, हमें विद्यार्थियों को विचार विमर्श करने के लिए समय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। तो बंद अंत वाले प्रश्न पूछना गलत बात है, नेगेटिव वर्ड है। हमें बच्चों से खुले सिरे वाले प्रश्न पूछने चाहिए, मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि बंद अंत वाले, ठीक है। अब देखिए बंद अंत वाले प्रश्नों का अर्थ क्या होता है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सके, या उनका ऐसे प्रश्न जिनका एक ही उत्तर हो उन्हें हम बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं, और ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर होते हैं उन्हें हम खुले सिरे वाले प्रश्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो ये वाला वाक्य गलत है, हमें बच्चों के अंदर जो अंतःक्रिया है उसे निरुत्साहित नहीं करना, बल्कि हमें उसको प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों के समावेशन में रुकावट पैदा करता है। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, तो ये वाला वाक्य सही है, ठीक है। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं बच्चों के समावेशन में बाधा उत्पन्न करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं, रुकावट उत्पन्न करती हैं। बाल केंद्रित उपागम, तो कोई भी चीज़ जब बाल केंद्रित होती है तो वो पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य क्या है, ये वाला वाक्य सही है, ठीक है। रचनात्मक आकलन, तो रचनात्मक आकलन करना भी अच्छी बात है, ये वाक्य भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, तो ये वाला वाक्य भी सही है, हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, उनका आदर करना चाहिए। तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत है। रूढ़िबद्ध एक नेगेटिव वर्ड है और स्थापित भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो यही सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी के तीनों ऑप्शन तो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या फिर चुनौती देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाचन, ठीक है। पठन वैकल्य वाचन से संबंधित होता है। जब भी बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे हम पठन वैकल्य कहते हैं, और इंग्लिश में डिसलेक्सिया कह देते हैं, और यह वाचन से संबंधित होता है, ठीक है। किससे संबंधित होता है, वाचन। पठन वैकल्य का मतलब पढ़ने में कठिनाई, तो जब हम किसी भी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने को ही हम वाचन कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं, तो ये वाला वाक्य गलत है, हमें जितना संभव हो सके उतनी अधिक सूचनाएं इकट्ठा नहीं करनी। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य गलत है। ऐसे उपकरण जो कि बच्चों के समर्थक हैं, यानी कि बच्चों की सहायता करते हैं चीज़ों को सीखने में, क्या हमें उनका प्रयोग करने पर बाधित करनी चाहिए, यानी कि रोक लगा देनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। एक बच्चा है जिसे कि देखने में परेशानी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, लिखित सूचनाओं को, क्योंकि बच्चा लिखित सूचनाओं को तो पढ़ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उसे देखने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको मौखिक रूप में बच्चे को बतानी चाहिए, बच्चे को मौखिक रूप से संप्रेषित करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मौखिक रूप से बोल करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा सुन सकता है, तो चीज़ों को बच्चा सुन करके सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 4, इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देने चाहिए। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है, देखिए, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सभी से डिफरेंट है, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जिनमें स्वलीनता विकार है, जो कि स्वलीनता विकार से जूझ रहे हैं, स्वलीनता विकार का सामना कर रहे हैं, उनको पहचानने की क्या विशेषता है, यानी कि ये बच्चे किस प्रकार की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल। ऑप्शन नंबर 2, आवेगशीलता। ऑप्शन नंबर 3, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है उन बच्चों में संप्रेषण कौशल अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि जब भी हम बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चा उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, देखिए, ये शब्द है स्वलीनता, तो स्व का मतलब हो गया अपने आप में, लीनता का मतलब हो गया लीन, स्वलीन, अपने आप में ही लीन। तो जब बच्चा अपने आप में ही लीन होता है, तो जब शिक्षक बच्चे को चीज़ें पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो बच्चा उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, और इसी को बोलते हैं हम संप्रेषण कौशल अवरुद्ध, यानी कि अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। हम बच्चे में जिस भी ज्ञान का संप्रेषण कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। स्वलीनता विकार से जूझता हुआ बच्चे का संप्रेषण कौशल अवरुद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। बुद्धि का निम्न स्तर, तो यहाँ दे रखा है निम्न का मतलब छोटा, तो ये गलत है। जो बच्चे प्रतिभाशील होते हैं उनमें बुद्धि का स्तर निम्न नहीं होता बल्कि उच्च होता है। ऑप्शन नंबर 2, बोधगम्यता का उच्च स्तर, तो ये वाला वाक्य सही है, ठीक है। उन बच्चों में बोध करने की उच्च क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 3, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, तो ये वाला वाक्य गलत है। प्रतिभाशील बच्चे आसानी से हार नहीं मानते हैं और वे किसी भी कार्य को आसानी से छोड़ते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 4, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता, तो ये वाला वाक्य गलत है। प्रतिभाशील बच्चों को छोटे छोटे कार्यों को करने में अक्षमता नहीं होती, तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। स्कूलों को, विद्यालयों को नए ज्ञान को सृजन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तर्क आर, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। अगर बच्चों को अध्यापक का सहयोग मिले तो बच्चे नवीन ज्ञान का सृजन कर सकते हैं और उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। सीखी गई सामग्री को ज्यों का त्यों कह देना, तो ये वाला वाक्य गलत है। ज्यों का त्यों का अर्थ है जैसे का वैसे का ही वैसा, तो हमें सीखी गई सामग्री को वैसा का ही वैसा प्रस्तुत नहीं करना है, हमें उसको अपने शब्दों में बदल करके आसान बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। तो यहाँ दे रखा है ज्यों का त्यों,
ज्यों का त्यों, वैसे का ही वैसा, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये वाक्य हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य पुस्तक से सीखना, तो ये भी गलत है, पाठ्य पुस्तक से हमें नहीं सीखना है। संदर्भ रहित अधिगम, तो ये भी गलत है। अगर चीज़ें संदर्भ रहित होंगी यानी कि संदर्भ के बिना, तो भी बच्चों के लिए किसी भी काम की नहीं होंगी। चीज़ें बच्चों के संदर्भ में होनी चाहिए, ना कि संदर्भ रहित। तो संदर्भ रहित एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 रचनात्मक अधिगम, तो ये वाला वाक्य सही है। क्यों सही है? रचनात्मक एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्यालयों को रचनात्मक तरीके से बच्चों को पढ़ाने पर जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। क्या हमें अवसरों को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अवसरों को कम करना एक बुरी बात है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। स्व आकलन हेतु अवसर देना, तो स्व आकलन एक पॉजिटिव वर्ड है और अवसर देना भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, तो ये वाला वाक्य गलत है। हमें बच्चों के बीच में प्रतियोगी भावना या प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 4 मानकीकृत पाठ्यचर्चा को अनुसरण करना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? यहाँ दे रखा है मानकीकृत, तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। हमें मानकीकृत पाठ्यचर्चा का अनुसरण नहीं करना है, बल्कि हमें लचीले पाठ्यचर्चा या पाठ्यक्रम का अनुसरण करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। इस जो अभिकथन ए है, इसमें बोला जा रहा है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। मतलब कि क्या एक शिक्षक को बच्चों को योग्यता आधारित चीज़ों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, हमें योग्यता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये बच्चा योग्य है, ये बच्चा योग्य नहीं है। ऐसे हमें योग्यता पर आधारित जो परिप्रेक्ष्य है उसको विकसित नहीं करना है। तर्क आर योग्यता की अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है या करता है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, दोनों ही जो कथन है, अभिकथन ए और तर्क आर, दोनों में ही क्या किया जा रहा है? योग्यता के बारे में बताया जा रहा है, योग्यता को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए ये दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा करने की संभावना है? तो प्रकार्यात्मक स्थिरता, तो स्थिरता एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाक्य हमारा गलत हो गया। संज्ञानात्मक सुनम्यता और लचीलापन, तो सुनम्यता और लचीलापन पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो ये वाक्य सही है। अपसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन भी पॉजिटिव वर्ड होता है, ये भी सही है। और अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 4 विमर्शात्मक लेखन, तो ये भी सही है। विमर्श का मतलब हो गया सोच विचार करना, विचार विमर्श करना। तो देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो पहला ऑप्शन सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, एक शिक्षक को बालकों की भ्रांतियों को पहचानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी अनदेखी करने के स्थान पर उन पर चर्चा करनी चाहिए। तर्क आर ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतर्क्रिया करके आधार बना लेती हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। बच्चों की जो भ्रांतियाँ होती हैं वे वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और ये अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से
प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है। जो भावनाएं होती हैं वे अधिगम को भी प्रभावित करती हैं और स्मृति को भी प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है। भावनाएं स्मृति और अधिगम दोनों को प्रभावित करती हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भावनाएं अधिगम को भी प्रभावित करती हैं और हमारी स्मृति को भी प्रभावित करती हैं, ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो। तो गलत है। क्यों गलत है? अप्रासंगिक एक नेगेटिव वर्ड है। बिना किसी चुनौती वाला हो तो ये भी गलत है। जब कार्य में कोई चुनौती नहीं होगी, कार्य बिना चुनौती का होगा, तो वह बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं करेगा। उनके जीवन में संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे कार्य जो कि बच्चों के जीवन से संबंधित हो तो बच्चे उन कार्यों को करने में और उन्हें सीखने में अभिप्रेरित महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, हमें विद्यार्थियों के ज्ञान की अनदेखी नहीं करनी। ऑप्शन नंबर 2, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला वाक्य भी गलत है, हमें वाक्य की विन्यास और संरचना को स्पष्ट करना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मना कर रहा है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ठीक है। हमें अधिगम के अति सामान्यीकरण, तो अति एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है? विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ये वाला वाक्य ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें किसी भी विषय में ज़्यादा शब्द जाल का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शब्द जाल का निर्माण करेंगे तो बच्चे कन्फ्यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? तो पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना। तो ये वाला वाक्य तो सही है, ठीक है। पहले पढ़ाए गए विषय से नए ज्ञान को संबंध करना, जोड़ना क्या होता है? ये एक अच्छा वाक्य है, मतलब कि वाक्य में सही बात बोली जा रही है। इससे अधिगम में बाधा उत्पन्न नहीं होती। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। तो ये वाला वाक्य गलत है, हमें विद्यालय की संस्कृति से विमुखता का भाव नहीं रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन करना। तो ये वाला वाक्य सही है, ठीक है। बहुसंवेदी, ये जो बहु शब्द होता है ये पॉजिटिव होता है, क्रियान्वयन करना एक अच्छी बात है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 4, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। तो यानी कि हमारे जो पढ़ाने की विधियाँ हैं बच्चों को, वो रचनावाद पर आधारित होनी चाहिए। तो ये वाला वाक्य भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 क्वेश्चन CDP के हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको दबाना है। इस बटन पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और दोस्तों कम से कम अपने एक दोस्त से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो आंसर मैंने आपको बताया, इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि, और इसका आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।